Hello friends, I am Bipin Kumar Pandey. Today we are discussing introduction of pharmacognosy. फार्माकोगनोसी के इंट्रोडक्शन में है कि फार्माकोगनोसी आया कहाँ से, ये वर्ड क्या है। तो फार्माकोगनोसी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड जो है वो है फार्माकॉन। फार्माकॉन मीन्स क्या होता है, मेडिसिन और ड्रग। दूसरा वर्ड क्या है, गिग्नोसो। गिग्नोसो मीन्स होता है टू एक्वायर नॉलेज। तो फार्माकोगनोसी मीन्स क्या हुआ, ड्रग या मेडिसिन की नॉलेज को एक्वायर करना, यही होता है फार्माकोगनोसी। अब हम बात करते हैं फार्माकोगनोसी की डिफिनीशन की। तो फार्माकोगनोसी की डिफिनीशन क्या होती है, फार्माकोगनोसी इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दीज फूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन लाइक प्लांट एनिमल एंड मिनरल्स। कहने का मतलब क्या है कि फार्माकोगनोसी जो है एक सिस्टमैटिक वे की स्टडी है क्रूड ड्रग की, जो हमको कहाँ से मिलती है, नेचुरल ओरिजिन से। नेचुरल ओरिजिन हमारे पास क्या क्या है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, मिनरल्स, ये हमारे नेचुरल ओरिजिन है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट से क्या क्या मिलता है हमको, जैसे क्विनीन हो गया, सिंकोना बार्क से मिलती है। कैफीन हमको मिलती है टी और कॉफी से। वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम क्लोव एंड फेनल से। इसी तरह हमको फॉर एग्जांपल बात करें एनिमल से क्या क्या मिलता है, एनिमल से हमको जैसे वूल फैट हो गया, सीप से मिलता है। जिलेटिन एक मैटर है, वो हमको मिलता है ऑक्स और सीप से। बी वैक्स हनी फॉर्म से मिलता है। और और इसमें कुछ मैरीन एनिमल्स भी यूज होते हैं। मैरीन एनिमल्स का एग्जांपल हो गया जैसे कॉड लीवर ऑयल हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया। फिर हम बात करेंगे मिनरल्स कौन कौन से यूज होते हैं। मिनरल्स हमारे पास हो गए कैलोरीन, बेंटोनाइट, और कुछ कंपाउंड हो गए सोडियम पोटेशियम। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे होते हैं मिनरल्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास फार्माकोगनोसी जो टर्म है वो कहाँ से आया। तो फार्माकोगनोसी टर्म जो फर्स्ट हम लोग के पहली बार जो हम लोग का है, तो पहली बार एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन स्मिथ। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मटेरिया मेडिका। उसमें उन्होंने सबसे पहले फार्माकोगनोसी का जिक्र किया था या फार्माकोगनोसी के बारे में बताया था। अब उन्होंने फार्माकोगनोसी के बारे में उसमें क्या क्या लिखा था, जो एक ड्रग के बारे में उन्होंने उसकी हिस्ट्री लिखी थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं ये दिया था, कलेक्शन क्या होता है, फिर उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने दी थी। अब हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि फार्माकोगनोसी जो है उसका हिस्ट्री क्या है और डेवलपमेंट क्या है, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ उसका क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो अगर हम फार्माकोगनोसी की हिस्ट्री की बात करें, तो जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ, जब से ह्यूमन यहाँ आया धरती पे, तब से ही फार्माकोगनोसी के चल रहा है। क्योंकि हम लोग को डिजीज होती है, डिजीज को क्योर करने के लिए हमको ड्रग की जरूरत होती है। ड्रग हमको किससे मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से मिलता है। तो इन्हीं चीजों से मिलता है, तो यह तो हमने किया। तो फार्माकोगनोसी की हिस्ट्री को अगर क्लासिफाई करना चाहें, उसको बताना चाहें, तो तीन मेन स्टेज होते हैं। तीन स्टेज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज क्या है, बिफोर द 18th सेंचुरी की 18 शताब्दी के जो पहले की क्या स्टडी थी वो हम एक कर सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी से पहले हमारे पास क्या थे, बहुत ही फ्यू डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड थे। क्योंकि पहले इतने हम लोग की वार और ये सब की सिचुएशन थी कि बहुत सारी हम लोग की पुस्तकें थी, बुक्स थी, ये सब जो डॉक्यूमेंट थे वो हमारे अवेलेबल नहीं हो पाए। इसी वजह से 18th सेंचुरी में बहुत कम ही मिले। फिर सेकेंड स्टेज में हमारे क्या क्या रहा, सेकेंड स्टेज में 19th सेंचुरी से जो के बाद का जो स्टेज रहा, उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो जब 19th सेंचुरी के बाद का स्टेज आया, तो उस समय क्या था, हमारे जो सिस्टम थे, हमारे जो फार्माकोलॉजी की स्टडी करने के लिए जो चाहिए था, मटेरियल चाहिए था, ये जो हमको जो इक्विपमेंट चाहिए थे, वो बहुत अच्छे हो गए थे। तो थोड़ा इस बीच थोड़ा अच्छी एक्सट्रैक्शन टेक्निक थी हमारे पास, आइसोलेशन टेक्निक थी, और भी एडवांस टेक्निक जिससे हम प्लांट की माइक्रोस्कोपी ये सब कर सकें। तो हमको एक बढ़िया अच्छी स्टडी मिल गई। अगर हम थर्ड स्टेज की इसकी बात करें कि 20th सेंचुरी में जो इस समय है उसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें हमारे जो थर्ड स्टेज थी उसमें बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई, जिससे कंप्लीट मेटाफोरसिस ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अगर हम बात करें कि लास्ट दो जो हमारी शताब्दी हुई हैं, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, इसमें फार्माकोगनोसी की बहुत अच्छी स्टडी हुई है। और अगर अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें जो मार्केट में मिलते हैं, वो हमको बहुत अच्छे से बन पाए, क्योंकि हमारे पास सारे इक्विपमेंट अच्छे से थे। अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, क्या किस चीज़ से हमको इसके डेवलपमेंट या इसकी हिस्ट्री का पता चला,
तो इस बारे में हम बात करते थे। इस बारे में बात कर रहे थे तो एशियंट इजिप्टियन जो डॉक्यूमेंट लिखे थे, इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लिखे थे जिनको कहते हैं साइप्रस एक्वेटिस, इस नाम के डॉक्यूमेंट थे। तो इनसे हमको कई सारी फार्माकोगनोसी या जो क्रूड ड्रग थी उनके बारे में पता चला। कुछ हमारे पास जो बुक है उनका नाम है पाइपरस एबेरस, ये लगभग 1500 बीसी में लिखी गई। बर्लिन पेपरस, एडविन स्मिथ पेपरस, कोहेन मेडिक पेपरस आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट हैंडबुक विच आर कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ये कुछ बुक्स हैं पेपरस एपिकेटिस जो पुराने लोगों द्वारा लिखी गई थी, जिससे हमको कई सारी इंफॉर्मेशन मिली हमारे क्रूड ड्रग और उसको कैसे हम फॉर्मुलेशन करें, कैसे उसको हम ट्रीटमेंट करें, इस बारे में हमको पता चला। इन एशियंट इंडिया, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में कैसे हमारे ये ड्रग का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम ड्रग के बारे में पता चला, तो हम कुछ अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक है अथर्ववेद जो ड्रग की पूरी जानकारी रखता है। इससे हमको कुछ बुक्स मिली हैं, जैसे हो गई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अगस्त्य हरिद्र, माधव निदान और भाव प्रकाश। ये हमारे पास बुक्स हैं जिनसे हमको पता चला कि एशियन इंडिया में कौन कौन से ड्रग अवेलेबल थे या कौन कौन से हम इलाज करते थे। अब अगर हम आज के दिन की बात करें कि आज हमारे पास फार्माकोगनोसी में क्या क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या क्या है, तो फार्माकोगनोसी आज एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया है, जिसके अंदर फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर कि हमारे प्लांट के पूरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका स्ट्रक्चर, ये सब का देखते हैं। एनालिटिकल फार्माकोकेमिस्ट्री में कितना हमको फार्मूलेशन बनाना है, कितना ml मतलब फार्मूलेशन कैसे एनालाइज करना है, ये सब पूरा देते हैं। और फिर आता है हमारे पास फार्माकोथेरेपी में कि क्या क्या करना है, उसको हमको सॉलिड फॉर्म में देना है, लिक्विड फॉर्म में देना है, और या तो सेमी सॉलिड में रखना है। फिर अगर यह कि अगर वो प्लांट का यूज ज़्यादा है, मेडिसिनल प्लांट है, तो हम उसके ग्रोथ को कैसे और बढ़ा सकते हैं, उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। फिर न्यूट्रास्यूटिकल के हम अंदर हमारे फॉर्मुलेशन आते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। और इसी के साथ एक और ब्रांच आई जिसमें जिसे जू फार्माकोगनोसी कहते हैं। इस ब्रांच के अंदर क्या होता है कि हम एनिमल्स जो हमारे हैं उनके बिहेवियर को देखते हैं, जिससे हमको न्यू ड्रग डेवलपमेंट में आसानी हो जाती है। तो अभी तक हमने फार्माकोगनोसी की डिफिनीशन और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखा, कैसे उसकी डिफिनीशन है, कहाँ से क्या है, फार्माकोगनोसी टर्म क्या है, और उसकी हिस्ट्री उसकी कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। अब हम देखेंगे कि फार्माकोगनोसी का स्कोप क्या है, कैसे हम फार्माकोगनोसी का किस फील्ड में कहाँ कहाँ क्या यूज कर सकते हैं। तो फार्माकोगनोसी is critical in development of different discipline of science. A pharmacognose should possess a sound knowledge of the term used to describe the vegetable and animal drug as covered under botany and zoology respectively. फार्माकोग्नोसी क्या है कि एक डिसिप्लिन ऑफ साइंस है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे वेजिटेबल एनिमल हैं जो पहले बॉटनी और जूलॉजी के अंदर आते थे, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो हमको क्या क्या इसमें नॉलेज होना चाहिए, जैसे हमको टैक्सोनॉमी इसके पता होना चाहिए कि ये किसका कौन सा प्लांट है, तो वो एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है, इस तरह के पूरा किस फैमिली से है, क्या इसका स्पीसीज है, क्या इसका जीनस है, ये सब पूरा पता होना चाहिए, जिससे हमको इसके डेवलपमेंट में ये सब में हेल्प मिलती है। और इसकी प्लांट की केमिस्ट्री पूरी जानेंगे, ये सब पूरा जानेंगे, तो इससे हमको इसके स्कोप या इसके डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पता चले। अब देखेंगे फार्माकोगनोसी का स्कोप कहाँ कहाँ है। पहला तो इसका स्कोप ये है कि न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, अगर फार्माकोगनोसी कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई हमारे पास नई ड्रग है, तो उसकी डिस्कवरी करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है। कहने का मतलब है कि पूरा इसका रोल क्या रहता है फार्माकोगनोसी कि पहले ड्रग हम लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, जो भी इस तरह करना रहे, फिर उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसकी स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो हमको एक नई ड्रग के नए स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चलेगा, जिससे हम ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हाँ ये एक नई ड्रग है, ये पहले डेवलप नहीं हुई है, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, ये पता चलेगा। ये हो गया इसका पहला स्कोप। दूसरा स्कोप इसका क्या हो जाता है कि ये एक लिंक प्रोवाइड करता है हमको एलोपैथी और ट्रेडिशनल मेडिसिन। एलोपैथी जो हमारी हो गई, ये सिंथेसाइज ड्रग होती हैं, ये सब हमारा फॉर्मुलेशन जो है सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी सब में, फिर उससे हम ड्रग अपने डेवलप कर लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, जैसे आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गई,
योगा हो गया, ये सब हो गया, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक ये पता चलता है कि कौन सा सिस्टम हमको कहाँ यूज करना चाहिए, कौन हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन क्या है। ये हो गया इसका दूसरा स्कोप। तीसरा इसका स्कोप क्या है कि ये फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोथेरेपी और फार्मास्यूटिक, इन सब के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम कैसे करता है कि जैसे हमने कोई ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया, जब ड्रग को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी फर्दर स्टडी भी करेंगे। फर्दर स्टडी में हम जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या करेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने से हमको क्या मिलेगा कि अलग अलग ग्रुप हैं, वो अलग अलग चीज, जैसे OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कुछ कुछ है जो लिपिड सॉल्युबल है, तो हमको पता चलेगा ये सॉल्युबल किस में है। कुछ पोलर सॉल्वेंट में होंगे, कुछ नॉन पोलर में होंगे। इसी हिसाब से हम उसकी कोलोजी तैयार, कोलोजी मतलब कि उसका एक्शन देखेंगे कि कितनी देर में वो एक्शन करेगा, कितनी देर में वो हमारे बॉडी बॉडी के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, ये सब हम देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स में हम क्या देखेंगे, फार्मास्यूटिक्स में हम इसका फार्मूलेशन बनाएंगे कि इतना फार्मूलेशन होना चाहिए, इतनी डोज होनी चाहिए, ये हम फार्मास्यूटिक्स में देखेंगे। ये हो गया तीसरा यूज। चौथा क्या है कि आजकल जो हमारे है वर्ल्ड टू लगभग 60% लोग फार्माकोगनोसी या सेफ मेडिसिन ये इसका यूज करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये सब का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन का। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सेफ और इफेक्टिव होती है। जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है जो हमें उससे सेफ होती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ये सब नहीं होते। इसी वजह से ये काफी सेफ हो जाती है। तो हम लोग का अगला अगला स्कोप यही है कि ये सेफ हर्बल ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट हो गया, इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि ये क्रूड ड्रग है। या कोई भी ड्रग लेंगे हमारे शरीर में, अगर हम कुछ लेते भी हैं, जैसे हम कुछ किसी को खाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। तो इसी तरह ये क्रूड ड्रग है, ये कोई सिंथेटिक ड्रग है नहीं कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इसी वजह से इसका यूज आजकल ज्यादा होता है। अगला यूज क्या है इसका कि अभी तक हम हमारे ऐसे बहुत से प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं जो स्टडीज नहीं हुई हैं। तो हमको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हम कुछ नए प्लांट, नई नई एनिमल स्पीसीज को ढूंढें, उसको हम स्टडी करें, जिससे हमको कुछ नए ड्रग या नई डिस्कवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक इसका स्कोप है। और अगला स्कोप इसका देखें तो हम फार्माकोगनोसी के थ्रू टैक्सोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस जो है उसका भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो हमको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ भी चीजें मिलेंगी, तो अगर हम उसकी फर्दर स्टडी करना चाहेंगे तो हम इन्हीं के थ्रू करेंगे। जो हमारी ये ब्रांचेज हैं, जैसे फार्माकोलॉजी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, जब इन ब्रांचों के थ्रू करेंगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ नई स्टडी, कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी। और और अगर इसका अदर भी हम देखें तो इसका अदर ये हो जाता है कि हम इसको एज अ टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री में कहीं जाना चाहें तो उस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कोप है इसके। तो हमने आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोगनोसी के बारे में बात की। तो हमने इसमें पहले इसकी डेफिनेशन देखी, फिर इसके हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बात की, फिर इसके बाद हमने इसके स्कोप के बारे में बात की। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।